नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 25 सितंबर 2020 और 25 सितंबर 2020 की आज की इस तारीख में जो डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस डेली 30 के अंतर्गत अभी हम करंट अफेयर को ही लेकर चल रहे हैं। जो क्लासेस इधर नहीं हुई थी, तो उन क्लासेस के अंतर्गत अभी हम जो छूटे हुए करंट अफेयर के सेशन हैं, उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 2-3 दिन के बाद टॉपिक और करंट दोनों लेना चालू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 25 सितंबर के डे 30 को, जिसमें आप मान के चलिए कि 10 सितंबर के आसपास के करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है। पूरा ये आपका तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था, जो एशिया की अर्थव्यवस्था है, पूरे एशिया की बात हो रही है, न कि केवल भारत की, 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी। यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा आएगा कि ये श्रिंक होगी। ये श्रिंक याद रखिएगा शब्द, है ना। ये पहली बार ऐसा हो रहा है 1962 के बाद में। तो ऐसी कौन सी एक मतलब जो एशिया की अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसा किसने कहा है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, नाबार्ड, नीति आयोग, किसने कहा है? तो ये कहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने। ऐसा इसने कहा है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि होगी और 2020 में एशिया की जीडीपी में 0.7% की गिरावट होगी। तो पहले इसने कहा था कि 0.1% की वृद्धि होगी, लेकिन अभी इसने क्या किया, इसको घटा दिया और घटा के इसने कर दिया 0.7% की गिरावट। तो अब जब 0.7% की गिरावट होगी तो वो घट जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसने कहा है कि 2021 में ये बढ़कर 7.7% फिर से हो जाएगी। कुल मिलाकर एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है। पहला है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस नहीं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया भी गया और प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10 तारीख तो सही है, लेकिन यहां पर फरवरी नहीं, ये जनवरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और बी इसका गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा गलत हो जाएगा। तो वो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, केवल एक सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तथा कुछ अन्य देशों को ट्रांस फैट के जोखिम संबंधी चेतावनी जारी की गई है। तो इन देशों को जो चेतावनी जारी की गई है, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रांस फैट पूरे विश्व में हर साल हृदय रोगों के कारण होने वाली लगभग 5 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है। इतना ये खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक है। आप समझ सकते हैं कि 5 लाख से अधिक मौतें ट्रांस फैट के कारण हो जाती हैं। तो इस कारण से ऐसा किया गया है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ट्रांस फैट के बारे में आपको पता होगा कि जैसे, या नहीं पता है तो जान लीजिए, औद्योगिक रूप से उत्पादित जो ट्रांस फैट होता है, जैसे जमाए गए वनस्पति वसा, जैसे मार्जरीन, कृत्रिम मक्खन जो बनता है, कृत्रिम मक्खन, और जो कृत्रिम घी है ना, जो कि केमिकल वगैरह डाल के ये सब बना दिया जाता है। और इसके साथ में जो स्नैक फूड्स आप खाते हैं, बेकरी के उत्पाद जो आप खाते हैं, इसमें ये ट्रांस फैट पाया जाता है और जो कि बहुत खतरनाक होता है और हृदय रोग इससे होता है। अगला जो प्रश्न है, आई रैड ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि IRAD का पूरा नाम है एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट, ये इसका पूरा नाम है। बिल्कुल सही है। इस जो सड़क सुरक्षा है, इसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है और इस ऐप को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। ये गलत है, क्योंकि ये IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है, IITM के द्वारा डेवलप किया गया है और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। IRAD का पूरा नाम याद रखिएगा और IIT मद्रास ने इसको सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पाया है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में
अवस्थित मीथेन हाइड्रेट भंडार जीव जनित या बायोजेनिक उत्पत्ति के हैं? आपसे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्णा गोदावरी में जो बेसिन है उसमें मीथेन के हाइड्रेट भंडार पाए जाते हैं कि नहीं, तो हाँ पाए जाते हैं। और ये कैसे हैं, तो ये बायोजेनिक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। केजी बेसिन में पाई जाने वाली मीथेन हाइड्रेट्स में मौजूद मीथेन सबसे कम अनुमान करने पर भी दुनिया में उपलब्ध समूचे जीवाश्म ईंधन भंडार का 2 गुना है। पूरे दुनिया में जितना पाया जाता है वो यहाँ पर उससे 2 गुना पाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। तो पहला स्टेटमेंट, यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा वन्यजीव आबादी पर प्रेक्षणों के आधार पर तैयार की जाती है। जो भी यहाँ पर प्रेक्षण किए जाते हैं इनके द्वारा, उनके आधार पर तैयार की जाती है, तो ये भी सही है। वर्ष 1970 तथा 2016 के मध्य कसेरकू प्रजातियों की आबादी में लगभग 88% की गिरावट दर्ज की गई है। तो कसेरुकी प्रजाति यानी कि वर्टिब्रेट जो स्पीसीज हैं उनमें 88% नहीं 68% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बहुत ही माइन्यूट सा मतलब फैक्ट है जो कि बहुत सूक्ष्म स्तर पर पूछा गया है यहाँ पर। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्थलीय क्षेत्र का 2.4%, 2.4%, वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% और वैश्विक आबादी का लगभग 16% भारत में पाया जाता है। तो ये सारी बातें सही है, लगभग लगा हुआ है तो ये 16% सही माना जाएगा। और भारत में प्रति व्यक्ति पारिस्थितिक पदचिन्ह जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है 1.6 वैश्विक हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, 6 ग्लोबल हेक्टेयर्स जीएचजे, इसको जीएचए बोलते हैं इसको, पर पर्सन से कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है ना। तो 1.6 जो ये वैश्विक स्तर पर ये पारिस्थितिक पदचिन्ह का स्तर है 1.6 वैश्विक हेक्टेयर पर व्यक्ति, इससे भारत में कम पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिक जो पदचिन्ह है जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्र होते हैं। अगर ये प्रश्न आया है, टॉपिक आया है, तो इस पर यह भी प्रश्न बनता है कि वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लें। तो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होते हैं ये जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। और ग्रीन हाउस गैस पदचिन्ह और कार्बन पदचिन्ह पारिस्थितिक पदचिन्हों को पारिस्थितिक पदचिन्ह में, मतलब जो ये ग्रीन हाउस गैस पदचिन्ह है और कार्बन पदचिन्ह जो है, ये जो पदचिन्ह है इनको पारिस्थितिक पदचिन्ह में शामिल नहीं किया जाता है कहा जा रहा है। तो क्यों नहीं, प्रकृति में ही तो पाए जाते हैं, शामिल क्यों नहीं किया जाएगा? तो दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसका पहला स्टेटमेंट है कि भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, हिंदी दिवस समारोह के भाग के रूप में प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति भाषा के प्रति महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो 1949 में 14 सितंबर को किया गया था, ये ध्यान रखना है। हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 ध्यान रखिएगा, 343, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में दर्ज किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को ही मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहांस, इसको बोलते हैं निमहांस, NIMHANS, ये कहां पर स्थित है? तो ये अवस्थित है बेंगलुरु में, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो ये अमिताभ बच्चन, बिग बी को इसके लिए नामित किया गया है। अमेजॉन जो कंपनी है उसका एलेक्सा एक प्रोडक्ट है, एलेक्सा से कुछ भी आप कहते हैं तो वो करता है ना, और वॉइस कमांड से चलता है। तो अमिताभ बच्चन की आवाज को इसमें नामित किया गया है, ये पहली मतलब इंडियन सेलिब्रिटी है ऐसा जिनको किया गया है। अगला जो प्रश्न है, अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है?
तो ये जो बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स है, ये कश्मीर के कठुआ, जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में हीरानगर एक स्थान पड़ता है, वहां पर बनाया जा रहा है। हीरानगर पड़ता है, हीरानगर में बनाया जा रहा है, जो कि कठुआ जिले में है। और कठुआ कहां पर है? कठुआ है जम्मू कश्मीर में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बागजन आयल वेल, जो कि हाल में चर्चा में था, समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो बागजन आयल वेल, वेल माने कुआं, तो ये कहां पर है? असम में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उपकरण की विफलता के कारण तेल कुएं में भीषण आग लग गई थी। यहाँ पर जो मशीनरी पूरी लगी है वो विफल हो गई थी, तो तेल में के कुएं में आग लग गई थी, इस कारण से ये चर्चा में आया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए अच्छा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने ये मालदीव जो देश है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का देश है, इसके साथ रक्षा सहयोग समझौता शांति के लिए किया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बल्कि ये जो समझौते होते हैं, इसका दिखाया कुछ जाता है, होता मूल उद्देश्य कुछ और है, लेकिन अब बोला जा रहा है तो ठीक है। और भारत ने पहले 2016 में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट का विरोध किया था। ये दोनों देशों के बीच में जो था, तो भारत ने विरोध किया था। और मालदीव का दिमाग खराब हो जाता है जब चीन या अमेरिका उसके ऊपर हाथ रखते हैं, तो उसका दिमाग खराब होने लगता है, तो भारत तो विरोध करेगा ही। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ई कोड परियोजना की परिकल्पना भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2005 के आधार पर की गई थी। ई कोड परियोजना जो है ये बिल्कुल सही है। और भारतीय न्यायपालिका में आईसीटी के कार्यान्वयन के लिए इसको 2005 में जो मतलब नीति बनाई गई थी, उसी के आधार पर इसकी परिकल्पना की गई, बिल्कुल सही है। और ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देश भर में जिला न्यायालयों के लिए इस परियोजना की निगरानी तथा वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है, वित्त पोषित किया जाता है। देश भर में 16,845 जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय आईटी सक्षम बनाए भी जा चुके हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 में श्रेणी एक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। और दूसरा है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 में श्रेणी वाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग जो 2019 की जारी की गई है, तो श्रेणी एक्स और श्रेणी वाई दो श्रेणियां इसमें हैं। तो एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी, ये दो श्रेणियां हैं। तो एक्स श्रेणी में जो उच्चतम प्रदर्शन है वो किसका है और वाई श्रेणी में किसका है, यही पूछा जा रहा है। तो एक्स श्रेणी में गुजरात का है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उसके बाद में मतलब इसके नीचे जो है उत्तम प्रदर्शन में कर्नाटक, केरल आते हैं, और उभरते हुए में आंध्र प्रदेश, मतलब ये सारे आते हैं। लेकिन टॉप आप याद रखिए, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो टॉप में गुजरात है। लेकिन जो वाई श्रेणी है, वाई श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। जो रैंकिंग अभी आपने देखा है, इसका उद्देश्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। सही है। इसमें 7 व्यापक सुधार क्षेत्र को शामिल किया गया है, ये भी सही है। 7 कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एरियाज हैं इसमें। और रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 समूह में विभाजित किया गया है, ये भी सही है। तो इस रैंकिंग के बारे में ये सारी बातें सही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रैंकिंग और जो सूचकांक अन्य जो जारी किए जाते हैं, उसमें भारत की स्थिति विश्व स्तर पर यह किसने जारी किया है, ये बहुत वास्तव में इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछा जाता है और अब डिटेल में पूछा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज इसलिए शुरू किया गया ताकि हमारे शहरों की गलियों को पैदल चलने वालों के लिए और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। जो भी हमारी शहर की गलियां हैं उनको और सही बनाया जा सके पैदल चलने वालों के लिए, इसलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है, पढ़ के ही आपको लग रहा होगा। और ये चैलेंज आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी पर आधारित है। तो शहरी एवं मतलब आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ही करेगा इसको। सही है बिल्कुल। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान और इसके आसपास के क्षेत्र में एक शक्तिशाली तूफान ने काफी तबाही मचाई, क्षति पहुंचाई, उसका नाम क्या है? अक्सर पूछा जाता है। टाइफून जापान के पास आता है और इसमें देखिए सब में टाइफून लगा हुआ है।
तो इसका नाम था टाइफून हैसन। टाइफून हैसन जो था श्रेणी 4 का तूफान था, 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। हैसन का नामकरण ये जो किया गया है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, बी ऑप्शन वैसे इसका करेक्ट है। हैसन का जो नेम दिया है, जो इसका नामकरण किया है, वो किसने किया है? वो चाइना ने किया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और आया कहाँ है? ये जापान और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसने तबाही मचाई है। और चीनी भाषा में जो हैसन है, हैसन का अर्थ होता है समुद्री देवता। क्या होता है? समुद्री देवता। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो स्वामी अग्निवेश का अभी निधन हुआ है। हरियाणा से ये विधायक थे और सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता में इनको माना जाता है, इनकी गिनती होती है। लीवर सिरोसिस के कारण इनका निधन हुआ है। आर्य समाज का एक क्रांतिकारी नेता इनको माना जाता था। बंधुआ मजदूरी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को डीपीआईआईटी के स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? ये कौन सा राज्य है? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये डीपीआईआईटी जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसने हाल में जो राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जारी किया है, इसमें जो गुजरात है, गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने राज्य एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है? कौन सा स्टेट है ऐसा करने वाला? तो ये जो भागीदारी की है वो मतलब सिडबी के साथ एमएसएमई के क्षेत्र में जो की गई है, एमएसएमई के पूरे तंत्र को सुधारने के लिए राजस्थान के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसके द्वारा की गई है? राजस्थान के द्वारा की गई है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए अनुमति और निरीक्षण से व्यवसायों को छूट देने के लिए अधिनियम में संशोधन भी यहाँ पर किया गया है। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? तो नागरिक अलार्म सिस्टम का जो पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण है, ये जर्मनी में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वार्न टैग भी बनाया है, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण इसी दिन इसने किया। राष्ट्रीय चेतावनी दिवस है ये, 10 सितंबर राष्ट्रीय चेतावनी दिवस ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, जनता को सतर्क करने के लिए कई अलार्म लगाए गए थे उस समय, उसी का ये जिक्र किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों में श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये संतोष गंगवार ने किया था। श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक थी, आभासी बैठक थी, तो संतोष गंगवार ने किया था। और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार, ठीक है ना, तो इन्होंने ही किया था। और इस बैठक में G20 यूथ रोड मैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में आयोजित धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 127वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो 127वीं वर्षगांठ मनाई गई, बिल्कुल सही है। और वर्ष 1891 में पहली बार विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको पता होगा, 1893 में किया गया था, ना कि 1891 में। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आयोजन है, 11 सितंबर से 27 सितंबर तक विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था और एक ही मंच पर पहली बार दुनिया भर की प्रतिष्ठित हस्तियों ने इसमें भाग लिया था। 11 सितंबर को दर्शकों को जो संबोधित करने की बारी थी, उसमें स्वामी विवेकानंद जी भी थे और उसके बाद 27 सितंबर को समापन भाषण भी इन्होंने दिया था। विश्व सद्भाव पर इन्होंने जोर दिया था, विभिन्न धर्मों को एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व करके ऐसा मतलब इन्होंने बढ़ावा दिया था इन तत्वों को कि सहअस्तित्व की भावना का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो ये 1893 ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये जो पहला स्टेटमेंट है, डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है। बिल्कुल सही है, 5 स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है। यह योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक आधार पर शुरू की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू की गई है, ये जो योजना है ये शुरू की गई है कहां पर? महाराष्ट्र में। तो
तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन केवल इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सरोद पोर्ट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही नहीं है, आपको बताना है। सरोद पोर्ट्स का पूरा नाम सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रेड्रेशल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। इसे केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी सही है। सरोद पोर्ट्स हवाई क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए एक किफायती समाधान तंत्र है। अगर ये पोर्ट्स है तो वैसे तो एयरपोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये पोर्ट्स केवल है और यहाँ पे हवाई दिया हुआ है। हवाई की जगह पे यहाँ पर अगर जलीय दिया हुआ था तो ये सही होता, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आदत डालिए, क्वेश्चन को जब पढ़िए तो ठीक ढंग से पढ़िए, आंसर लगभग आधा निकल आएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनुपम खेर, परेश रावल, गोविंदा, किरण खेर। तो किरण खेर और अनुपम खेर पति पत्नी है। इनमें से परेश रावल को इसके लिए चुना गया। परेश रावल के बारे में आपको मैं और बता दूं कि ये सांसद भी रहे हैं। परेश रावल जो है अभिनेता, तो जाने माने अभिनेता है ही है, पूर्व में भाजपा के सांसद, भाजपा से रहे थे। तो इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1959 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभी सुमेलित करने में या डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। और वर्ष 1975 मतलब इसका जो पंजीकरण है 1860 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके अंतर्गत किया गया है। अगला जो प्रश्न है, प्रोजेक्ट 1619 के बारे में, 1619 प्रोजेक्ट 1619 के बारे में कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए हैं, इस पर विचार करिए। वर्ष 2019 में शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की एक विशेष पहल है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि इसमें अमेरिका के राष्ट्र निर्माण में स्वायत्त लोगों के योगदान के प्रभाव को रेखांकित किया गया। तो 2019 में शुरू किया गया ये एक प्रोजेक्ट है जो द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन है उसने शुरू किया है, प्रोजेक्ट 1619। तो पहला तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वायत्त दिया हुआ है, तो स्वायत्त लोगों नहीं, अस्वायत्त लोगों के योगदान के प्रभाव को रेखांकित करने की यह पहल है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रिका गेट जयपुर के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस गेट का निर्माण राजस्थान पत्रिका प्रकाशन समूह के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। इस गेट को जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत एक स्मारक के रूप में बनाया गया है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। और इसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दर्शाया गया है, ये भी सही है। अंतिम जो दिया है द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि इसको बनाने में द्रविड़ शैली का उपयोग नहीं किया गया है, इसको बनाने में द्रविड़ शैली का उपयोग नहीं किया गया है। किस शैली का उपयोग किया गया है ये आपको बताना है, इसको सर्च करके बताइएगा, या आपको पता होगा तो बताइएगा। ये आज का प्रश्न है, आज मैंने प्रश्न ही नहीं पूछे आप लोगों से, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। ठीक है, बाकी डेली 30 अगर चल रहा है तो डेली 30 का टेस्ट भी संडे को होगा। तो उस टेस्ट के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसमें प्रथम 3 स्थान जो प्राप्त करेगा उसको 500-600 रुपए के आसपास का जो भी हमारे यहाँ का कोर्स होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, जो लगातार 3 टेस्ट में टॉप करेगा, मैं पहले भी अनाउंसमेंट कर चुका था तो वही बात रिपीट कर रहा हूँ। आरओ यारो जिनको मेंस देना है, आरओ यारो का मेंस जिनको देना है ना, रिजल्ट जल्दी ही इसका आ रहा है। आरओ यारो का जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर के बाद कभी भी आ जाएगा। जिनको भी मेंस देना है वो 6307281212 पर मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन आरओ यारो मेंस 2016। इस पर जल्द ही हम जो बैच लॉन्च करने वाले हैं, जो भी इसका प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, उसकी जानकारी आप जुड़ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए जिससे कि आप सिलेक्शन के नजदीक डेली का डेली पहुंचते रहें।